हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट्स अड्डा, जहां आपको मिलती है वो सारी अपडेट्स जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल करियर में आपकी बहुत मदद करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो कर लें, ताकि आपको ये सारी अपडेट्स टाइमली आपको मिलती रहें और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहें इन अपडेट्स को यूज़ करके। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो है जीएसटी अपडेट्स पे। अभी नवंबर के मंथ्स में जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही रेलेवेंट जीएसटी की कुछ नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं और वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सब अवेयर हों कि वो क्या अपडेट्स आई हैं, तो ये वीडियो उसी पे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट जो नोटिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है वो नोटिफिकेशन नंबर 81 है। 81 ऑफ 2020, मतलब 2020 की 81st नोटिफिकेशन जो इशू की है 10th ऑफ नवंबर 2020 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने। अब इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया है? इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 97 ऑफ द सैड एक्ट, विच एक्ट फाइनेंस एक्ट 2019, मतलब कि फाइनेंस एक्ट 2019 का प्रोविजन 97 वो 10th ऑफ नवंबर 2020 से फोर्स में आ गया, मतलब कि वो एप्लीकेबल हो गया। सेक्शन 97 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019 क्या है? जब भी गवर्नमेंट बजट पास करती है तो एक फाइनेंस एक्ट भी पास करती है। उस फाइनेंस एक्ट में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, इन सब की बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो भी वो लाती है वो सारी इस फाइनेंस एक्ट में होती है। तो 2019 के फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 97 उन्होंने 10th ऑफ नवंबर 2020 से एनफोर्स कर दिया है। अब सेक्शन 97 क्या है उस फाइनेंस एक्ट का, ये देख लेते हैं। सेक्शन 97 में कहा है कि सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 39 क्या है? फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 39 में जीएसटी की रिटर्न्स को कब फाइल करना है, किस पर्सन को फाइल करना है, वो सब बताया गया है सेक्शन 39 में। तो ये उस सेक्शन के बारे में कुछ अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2019 में 97 नंबर पे। तो वो 10th ऑफ नवंबर से वो अप्लाई हो गया। क्या अमेंडमेंट आई थी इसमें? वो कहते हैं कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन हैविंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज कंपोजिशन डीलर, और सेक्शन 51 जो टीडीएस काटते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं, और सेक्शन 52 जो टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं। सेक्शन 52 उस पर एप्लीकेबल होता है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 10 मतलब कंपोजिट डीलर, सेक्शन 51 जो टीडीएस की रिटर्न भरते हैं, और सेक्शन 52 जो टीसीएस की रिटर्न भरते हैं। उनके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, मंथली या और पार्ट देयर ऑफ, और या उस मंथ में थोड़े से पार्ट की उन्हें रिटर्न भरनी है। फर्निश अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। अभी किस रिटर्न की बात कर रहे हैं? ये रिटर्न की बात कर रहे हैं जीएसटी 3B की, जो हमारी मंथली रिटर्न जाती है, ये उस रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, a person who is a composite dealer who is required to file TDS return and required to file TCS return, उसको फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, हर महीने की उसे रिटर्न भरनी है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें वो अपनी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बताएगा या सर्विस जो उसने सप्लाई किया है, या और कितना उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, कितना उसका टैक्स बनता है, उस टैक्स को पे भी करेगा, और अदर पर्टिकुलर जो फॉर्म में बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहा क्या है? प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नमेंट में, on the recommendation of council,
notify certain cases of registered person who shall furnish a return of every quarter or part subject to such condition and restriction as may be। उसके बाद एक प्रोविजो ऐड किया गया है, उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ये भी कर सकती है कि कुछ पर्सन्स को बोल सकती है कि आप GSTR 3B क्वार्टरली भरो, कि क्वार्टर अभी मंथली भरनी होती है, वो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्सन स्पेसिफाई कर सकती है जिसमें वो कहे कि वो पर्सन रिटर्न क्वार्टरली भरेंगे। अब इसमें चेंज किया हुआ है, ये जो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन लिखा है, पहले ये सेफगार्ड लिखा हुआ था यहाँ पे, बस इतना चेंज आया है इसमें। ठीक है, इस फर्स्ट प्रोविज़न में हम बढ़ते हैं सेकंड प्रोविज़न पे। सेकंड प्रोविज़न में क्या कहा गया? सेकंड प्रोविज़न में कहा गया है ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन टैक्स। सेक्शन 10 है कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन डीलर जो कंपोजिशन स्कीम में है वो GSTR 4 भरते हैं, जो क्वार्टरली उनको भरनी होती थी। ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 मीन्स कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड पर्सन है फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे ये पहले था क्वार्टर, उनको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती थी, बट अब यहाँ पे आ गया फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ फर्निश अ रिटर्न। मतलब कि अब उन्हें क्वार्टरली नहीं है, अब उन्हें फाइनेंशियल ईयर की पूरी एक रिटर्न भरनी है, सिंगल रिटर्न। इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इनवर्ड की टर्नओवर बताएंगे, उसमें जिस रिटर्न में वो अपनी इनवर्ड सप्लाईज बताएंगे, कितना उन्होंने परचेज किया है, जिसपे वो क्रेडिट लेंगे, टैक्स पेबल, टैक्स पेड और अदर इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म में मांगी गई है। ये कंपोजिशन डीलर के लिए ये इन्होंने चेंज किया है कि उनकी पहले क्वार्टरली रिटर्न जाती थी, अब वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उन सेक्शन 97 में क्या चेंज के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए थे वो 7 पॉइंट में आया। उसमें उन्होंने कहा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कौन सा था? ये वाला जिसमें वो 3B की बात करते हैं। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन प्रोविजो देरो और सबसेक्शन 3 और 5 shall pay to the government the tax due as per the return not later than the last date on which he is required to furnish the return। मतलब कि हर पर्सन को जो 3B भरनी है वो टैक्स भी पे करेगा नॉट लेटर देन लास्ट डेट ऑफ ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न। ये प्रोविजन बिल्कुल वैसा ही है कि जो आप GST भर रहे हो उसकी लास्ट डेट से पहले आपको उस मंथ का टैक्स भी पे करना है। अब उन्होंने क्या ऐड क्या किया है, ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें ये चेंजेस लाए हैं। इसमें ऊपर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 shall pay to the government the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both input tax credit और tax payable और such other particular। वो कह रहे हैं कि वो रिटर्न में क्या फाइल करेगा, वो हर महीने रिटर्न में फाइल करेगा कि उसका इनवर्ड कितना रहा है, आउटवर्ड कितना रहा है, कितना टैक्स बनता है और टैक्स पे करेगा। सेकंड पैराग्राफ मेन है जो ऐड हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में कहा है प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कौन सा था? सबसेक्शन 2 था जिसमें वो कह रहे थे कि कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न भरनी है। प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 2 shall pay to the government the tax due taking into account turnover in the state union territory inward goods and supply both or particulars during the quarter in such form and manner within the time as may be prescribed। अब उन्होंने ऊपर कहा था कि कंपोजिशन डीलर की क्वार्टरली से हमने फाइनेंशियल ईयर की एक रिटर्न कर दी है, बट यहाँ पे वो टैक्स को कह रहे हैं कि आपको ड्यूरिंग द क्वार्टर आप ये देखोगे कि आपने कितना टर्नओवर किया है, कितना आपने इनवर्ड किया है, टैक्स पेबल कितना बनता है और आप टैक्स पे करोगे ड्यूरिंग द क्वार्टर। मतलब आपको टैक्स जो है क्वार्टरली ही पे करना है। रिटर्न आपकी मंथली हो गई, एनुअली हो गई है, बट आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको क्वार्टरली ही पे करना है। ये सेक्शन 97 में कहा गया है। उन्होंने सेक्शन 97 में उन्होंने कंपोजिट डीलर की क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर रिटर्न कर दी, बट जो पेमेंट उन्होंने करनी है वो क्वार्टरली ही करनी है। ये हमारी फर्स्ट नोटिफिकेशन जो उन्होंने 10 नवंबर को इशू करी थी, नोटिफिकेशन नंबर 81। अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बड़ी है और ये सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 82।
ये भी 10th ऑफ नवंबर को ही आई है। इसमें इन्होंने पूरे के पूरे रूल्स ले आए हैं। ये इस नोटिफिकेशन से ये जीएसटी का एक पूरा का पूरा रूल्स ले आए हैं, जो रूल्स कहे जाएंगे अब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल 2017। इन रूल्स को इन्होंने अमेंड करके सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल 2020 ये रूल्स लेके आए हैं। इन रूल्स को अमेंड करा, जो सेंट्रल गुड्स एंड सीजीएसटी रूल 2017 थे उनको अमेंड करके सीजीएसटी रूल 13 अमेंडमेंट रूल 2020 ये लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अब इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो रूल है कब से अप्लाई होंगे, ये होंगे रूल 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से ये रूल अप्लाई होंगे। अब इसमें सबसे पहले चेंज क्या आया है? इसमें सबसे पहला चेंज आया 59 रूल में। उस रूल में इन्होंने क्या कहा है? उस रूल में उन्होंने कहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी। सबसेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी में किस पर्सन को कहा गया है? जो डाटाबेस रिट्राइवल वगैरह की सर्विस देते हैं उन पर्सन को कहा गया है। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी required to furnish the detail of outward supplies of goods and services or both, या goods या service या अगर दोनों सर्विस देते हैं तो अंडर सेक्शन 37 shall furnish detail in form GSTR 1। जो GSTR 1 भरेगा वो पर्सन आउटवर्ड सप्लाई उसमें दिखाएगा। फॉर द मंथ और द क्वार्टर एज द केस में बी, मंथली या क्वार्टरली, जो हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन चूज कर लेते हैं कि उन्हें मंथली भरनी है रिटर्न या GSTR 1 या क्वार्टरली, as the case may be electronically through the common portal either directly or through a facilitation center as may be notified by commissioner। इसमें अभी कुछ जो ये पैराग्राफ है इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं है, ये पहले भी वही था, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि वो GSTR 1 बनेंगे मंथली और क्वार्टरली जो भी। तो ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है द रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 may furnish the detail of such outward supplies of goods or services or both to a registered person as may be considered necessary for the first and second month of a quarter up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the month using invoice furnishing facility। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि जो पर्सन GSTR 1 जो है क्वार्टरली भरता है, अब उनको क्या करना है? उनको अपने पहले 2 मंथ में, जैसे मैं अप्रैल मई और जून की रिटर्न क्वार्टरली भर रहा हूँ जुलाई में, तो उन पर्सन्स को क्या करना है? जो भी उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई करी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर आउटवर्ड सप्लाई या सर्विस दी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब कि मैंने GST बिल इशू किया है और सामने वाली पार्टी के पास भी GST ही है, GST नंबर है, तो मुझे क्या करना होगा? अपने पहले महीने में और दूसरे महीने में, मतलब कि अप्रैल में और मई में, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर को लेके चलता हूँ तो अप टू ए क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज़ इन ईच ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल के महीने में भी 50 लाख रुपए तक और सेकेंड मई के महीने में भी 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस मेरे को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर अपलोड करने हैं। तो GST पोर्टल की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे मुझे वो इनवॉइस अपलोड करना है। अप्रैल की पहली मेरे को 50 लाख की सेल जो मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, और मई में भी पहली 50 लाख की सेल जो मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे अपलोड करनी है, मतलब हर क्वार्टर के पहले और दूसरे मंथ की। ऑन द कॉमन पोर्टल ड्यूली ऑथेंटिकेट इन द मैनर प्रिस्क्राइब अंडर रूल 26, जो उन्होंने रूल बनाया हुआ है उसके लिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल द 30th डे ऑफ द सैड मंथ, मतलब कि एक तारीख से 13 तारीख के बीच में जितने भी मैं रजिस्टर्ड पर्सन्स को इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मेरे को इनवॉइस जो हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IFF, यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। जो क्वार्टरली GSTR 1 भरते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अब उन्हें मंथली अपने रजिस्टर्ड पर्सन्स को जो भी वो किसी GST इनवॉइस इशू कर रहे हैं जिससे सामने वाली पार्टी के पास भी GST नंबर है, तो उनके इनवॉइस आपको यहाँ पर अपलोड करने ही करने हैं। अब 1 जनवरी से अप्लाई हो रहा है।
द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश यूजिंग द IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर शैल नॉट बी फर्निश इन फॉर्म 1 ऑफ GST1 फॉर द सेड क्वार्टर। अब वो कह रहे हैं कि अप्रैल और मई में जो भी आपने इस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर अपलोड कर दिए वो आपको GSTR1 में डालनी नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। उनके पोर्टल पे तो आएगी, तो GSTR1 में वो आपके ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, तो आपको GSTR1 में उनको अलग से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वाले सारे आप इनवॉइस अपलोड करोगे जो आप 13th के बाद इशू करोगे, या फिर 50 लाख आपकी लिमिट हो जाती है तो उसके बाद इशू करोगे, क्योंकि आपको 50 लाख तक के ही अपलोड करने हैं। 4th पॉइंट में कहा है द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फर्निश इन GSTR1 शैल इंक्लूड। अब GSTR1 में क्या क्या इंक्लूड करते हो आप? इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ ऑल इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाइड मेड टू रजिस्टर पर्सन। इनवॉइस वाइज डिटेल डालते हो जो आपने इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट करिए रजिस्टर पर्सन को। हाँ, GSTR1 में हम ये डालते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपी मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कह रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सनस को आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, इंटर स्टेट मतलब स्टेट से बाहर, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसकी भी आप डिटेल अपलोड करते हो। हाँ जी, अपलोड करते हैं हम। कंसोलिडेट डिटेल, अब कंसोलिडेट डिटेल किस किस की करते हो, मतलब टोटल में। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम करते हैं टैक्स के हिसाब से। 5% वालों का अलग से अपलोड करते हैं, 18% वालों का अलग से अपलोड करते हैं टोटल में। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई करी है, स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाईज करी है जिनकी इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, जो हम 3B में भी डालते हैं। स्टेट वाइज डिटेल यहाँ डालनी है आपको कंसोलिडेट, बट ईच रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से डालनी है इसमें। और डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो आपने इशू करें वो आपको डालने हैं। ठीक है जी, GSTR1 में हम ये सब तो अभी भी डालते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फर्निश यूजिंग द IFF शैल इंक्लूड। IFF में आपको क्या क्या डालना है, मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको क्या क्या डालना है। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन को हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब GST के नंबर है सामने वाली पार्टी के पास भी, और या हमने कोई डेबिट कार्ड या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो हम उसे भी डालेंगे। ये हमें IFF पे अब से डालना है कंपलसरी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है उन पर्सन के लिए जो क्वार्टरली GSTR1 रिटर्न भरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चेंज आया है। तो नेक्स्ट आता है जो रूल 60 फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। हमें इनवर्ड सप्लाईज को कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी इनवर्ड सप्लाईज हैं। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन फॉर्म GSTR1 और यूजिंग द IFF shall be made available electronically to the concerned person in part A of form GSTR2A, in GSTR4A and GSTR6A through the common portal as the case may be। मतलब जिससे भी हमने परचेज किया है, जिस रजिस्टर पर्सन से हमने परचेज किया अपना GST नंबर देके, जब वो अपनी GSTR1 भरेगा या IFF पे अपलोड करेगा इनवॉइस, तो हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पार्ट ए ऑफ फॉर्म 2A में दिख जाता है, ये अभी भी दिख जाता है हमें। 4A में भी दिख जाएगा जिन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है। 6A में भी दिख जाएगा जिन पर्सन्स के लिए ये एप्लीकेबल है। फॉर्म 6A जैसे कंपोजिशन डीलर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उनके रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में उन्हें दिख जाएगा। जैसे हम अभी लोग क्या करते हैं, फॉर्म GST2 से मैच करते हैं कि उसने इनवॉइस अपलोड करा ही नहीं करा, तो ये वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, द डिटेल ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन फॉर्म GSTR5 अंडर रूल 60 शैल बी मेड अवेलेबल इन 2A। अगर हमने किसी से सप्लाई ली है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से, तो वो अपनी जैसे ही रिटर्न GSTR5 भरेगा तो हमारे फॉर्म 2A में वो दिख जाएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर, ये सारी हमारी इनवर्ड सप्लाईज है जिनका हमें क्रेडिट मिलेगा। द डिटेल ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉर्म्स GSTR6 अंडर रूल 65 शैल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिप्टेंट इन फॉर्म GSTR2A। अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी GSTR6 भरेगा
तो वो भी हमारे फॉर्म 2A में दिख जाएगा। द डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फर्निश्ड बाय द डायरेक्टर इन फॉर्म GSTR 7, ये हमारे फॉर्म सी पार्ट सी ऑफ फॉर्म 2A में दिख जाएगा। जिसने भी हमारा TDS काटा GST के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो जैसे ही अपनी GST की TDS रिटर्न भरेगा GSTR 7, तो वो हमारे फॉर्म 2A के पार्ट सी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जिसने जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर हमारा TCS काटते हैं तो और वो अपनी जैसे ही GSTR 8 भरेंगे तो हमारे वो भी फॉर्म 2A में हमें दिख जाएगा। द डिटेल ऑफ integrated tax IGST paid on import of goods and services brought in domestic traffic area from special economic zone, what special economic zone developer on a bill or refinery shall be made available in part D of form GSTR 2 में। अगर हमने कुछ इंपोर्ट किया या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमने कुछ परचेज किया तो हमारे वो पार्ट D ऑफ GSTR 2 में हमें दिख जाएगा। जितना भी हमने उस पर टैक्स पे करा होगा हमें क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पे वो दिख जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR 2B फॉर एवरी मंथ। मतलब कि एक ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म GSTR 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट की जिसमें डिटेल होगी वो हर महीने इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल में आ जाएगा। और उसमें क्या क्या होगा, शैल कंसिस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश बाय सप्लायर, जो भी जिससे भी हमने सप्लाई ली है, चाहे गुड्स की ली हो चाहे सर्विसेज की सर्विस ली हो, तो उसने जैसी वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल आ जाएगी। और उस डिटेल का पीरियड क्या होगा, फ्रॉम GSTR 1 बिटवीन द डे इमीजिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1। मतलब कि जो प्रीवियस मंथ की उसने GSTR 1 भरी है उसके बाद से इस महीने की जब तक हमें GSTR 1 भरनी है उसके बीच की जितनी भी हमने उससे सर्विस ली होगी उसमें आ जाएगा। द डिटेल ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन फॉर्म GSTR 5 एंड डिटेल ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन हिज रिटर्न फॉर्म GSTR 6। मतलब कि जैसे ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपनी GSTR 5 भरेगा और GSTR 3 भरेगा, एंड द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। मतलब कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटर्न भरेगा, नॉन टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न भरेगा, और वो पर्सन जिनको क्वार्टरली अपनी रिटर्न भरनी है उन्होंने GSTR 1 में और यूजिंग IFM में जो जो डिटेल भरी है वो सब यहाँ पे दिख जाएगी। और वो पीरियड कैसे हमें आइडेंटिफाई होगा, कितनी डिटेल आएगी, फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, पहले मंथ के क्वार्टर में हमें दिखेगा बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल यूजिंग द IFF फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब कि उसके IFF की जो ड्यू डेट है मई में 13 तक भरना है या 50 लाख के अमाउंट तक का भरना है, उस उतना वो अमाउंट का हमें 2B में दिख जाएगा। सेकेंड मंथ में हमें कितना दिखेगा, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल यूजिंग द IFF फॉर द फर्स्ट मंथ में उसे IFF तक जब तक अपलोड करना था उसके बाद से इस मंथ में जो उसकी ड्यू डेट है मतलब 13 तक सेकेंड मंथ की, उतना आपको दिख जाएगा GSTR 2B में। थर्ड मंथ में तो वो अपनी डायरेक्ट पर्सन GSTR 1 भरेगा, फॉर्म GSTR 1, तो जैसे ही वो फॉर्म GSTR 1 भर देगा तो हमें वो भी दिख जाएगा। पहले अभी क्या होता था कि GSTR 1 जो क्वार्टरली भरते थे वो सीधा एक क्वार्टर के बाद ही हमें अपनी 2A में या 2B में दिखता था। बट अब क्या है, इन्होंने ये फैसिलिटी शुरू कर दी है मंथली IFF के थ्रू अपलोड करने की, जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। तो वो जैसे ही 50 लाख तक के हमारे क्रेडिट हमें दिख जाएंगे जैसे ही हमारा पर्सन वो IFF के थ्रू इनवॉइस अपलोड करेगा। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 2B फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अभी इसमें इस प्रोविजन में बता रहे हैं कि जो फॉर्म GSTR 2B है, जिस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के एक ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न है, वो कब अवेलेबल होगी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, द डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय द said मंथ इन द IFF बाय a रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर और इन फॉर्म GSTR 1। मतलब कि ड्यू डेट के बाद, किसकी ड्यू डेट के बाद, भाई जिस पर्सन को, जो पर्सन क्वार्टर रिटर्न भरता है वो IFF में रिटर्न उससे 13 तक भरनी है उसके बाद, और जो मंथली रिटर्न भरते हैं वो जैसे अपनी फॉर्म GSTR 1 भरेगा उसके बाद बाय रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो जो भी डेट विच एवर इज, इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी उसके बाद हमारे पास 2B की रिटर्न हम देख सकते हैं।
मतलब कि क्वार्टरली वाले IFF की रिटर्न भरते हैं, उनको हमने 13 तक का टाइम दे दिया कि आपको 13 तक भरनी है फर्स्ट और सेकंड मंथ की। और जो GSTR 1 की हमें पता ही 11th डेट होती है, तो वो जैसे ही भर देंगे तो इन दोनों में से लेटर कौन सी आती है 13th, तो जैसे ही वो लेटर डेट है उसके बाद हमारे पास GSTR 2 भी होगी और हम उसे देख सकते हैं। इन द थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में तो सबको ही अपनी GSTR 1 भरनी है, तो जैसे ही अपनी GSTR 1 भरेंगे उसके बाद हम GSTR 2 में हम चेक कर सकते हैं कि हमें कितना क्रेडिट मिला है, किस किस पर्सन ने इनवॉइस अपलोड किया है, किसने नहीं किया है। अब हमें ये मंथली भी पता चलने लग जाएगा फॉर अ 50 लाख ऑफ लिमिट। तो नेक्स्ट रूल में क्या कहा गया है, इन द सेड रूल इन 61 आफ्टर रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। क्या ऐड किया गया इसमें, GSTR 3B की डेट्स को इन्होंने दोबारा से बताया गया, क्योंकि वो जो पहली डेट्स आई थी वो सितंबर तक की आई थी, तो अभी सितंबर के बाद की डेट्स आई हैं कि GSTR 3B की डेट जो है वो 20th ऑफ द मंथ है, जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर होती है। और जिनके 5 करोड़ से नीचे हैं वो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स की GSTR 3B इस पीरियड की उन्हें 22 तक देनी है, नेक्स्ट मंथ की 22 तक, और कुछ रिस्पेक्टिव स्टेट्स की जो है फॉर्म GSTR 3B इस पीरियड की वो 24 तक देनी है। ये बिल्कुल सेम है, बस इसका टाइम पीरियड बढ़ाया गया क्योंकि पहली जो आई थी वो सितंबर तक की आई थी। अब सितंबर के बाद के रिटर्न्स की डेट इन्होंने बता दी गई है कि जिनका 50 करोड़ है उसको 3B अपनी भरनी है 20 तारीख तक, जिसका 5 करोड़ है सॉरी, जिसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ की टर्नओवर थी, उसे किसी अक्टूबर से मार्च तक के रिटर्न 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ भरनी है। और कुछ जिनकी 5 करोड़ से नीचे है उनमें कुछ स्टेट्स को 22 तक और कुछ स्टेट्स की रिटर्न 24 तक चाहिए। फॉर्म एंड मैनर्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, इसमें भी पूरा बस वही कहा गया है कि आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ। 5 करोड़ से ऊपर वालों को 20 तक भरनी है, इन पर्सनस को 22 तक भरनी है और इन पर्सनस को 24 तक भरनी है। अब एक नई चीज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिससे उसने कुछ रजिस्टर पर्सन्स कहा है, वो रजिस्टर पर्सन्स जो है अपनी 3B क्वार्टरली भी भर सकते हैं। वो रजिस्टर पर्सन्स हाँ क्वार्टरली अपनी GSTR 3B भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें इस रूल्स में उन्हें बताया गया कि जो पर्सन क्वार्टरली अपनी GST रिटर्न भरता है GSTR 3B, अब हम क्या करते थे, जब भी GSTR 3B भरते थे टैक्स भी साथ में पे करते थे तो गवर्नमेंट को मंथली टैक्स मिल जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने कुछ क्लास ऑफ पर्सन बता दिया जिनकी GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली वो भर सकेंगे। तो अगर वो क्वार्टरली भरेंगे तो गवर्नमेंट को मंथली टैक्स मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न यहाँ निकाल दिया और एक फॉर्म भी निकाल दिया कि आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी है ना वो आपको मंथली ही करनी है। आप जो रिटर्न है 3B वो क्वार्टरली भरो, बट आपको टैक्स की जो पेमेंट है वो मंथली ही करनी पड़ेगी। और आपको क्या करना है, एक फॉर्म GST PMT 06 चालान निकाल दिया, इसमें आपको पेमेंट करनी है। वो पेमेंट आपके कैश लेजर में जाके ऐड हो जाएगी पोर्टल पे। मतलब पेमेंट आपको मंथली ही करनी है कि कुछ भी कर लो, पेमेंट आपको मंथली ही करनी है। आप चाहे GSTR 3B मंथली भर रहे हो क्वार्टरली भर लो, इट डजेंट मैटर, पेमेंट आपको मंथली करनी है। और ये पेमेंट कब तक करनी है, 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। आपको नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक आपको पेमेंट कर देनी है। अगर आप ऑप्शन चूज़ कर लेते हो GSTR 3B को क्वार्टरली भरने का, तो आपको फिर भी पेमेंट आपको मंथली करनी है, बस 25th तक करनी है आपको उसके साथ। ये इसमें सिर्फ यही बताया गया कि हमने ये फॉर्म ले आए हैं। अभी वो नोटिफिकेशन भी आएगी जिसमें नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आपको मंथली GSTR 3B भरनी है। अब इन्होंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे भरनी है। जब पहले मंथ की भरोगे तो देख लो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर देनी है कैश लेजर में। जब सेकंड मंथ की देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास पहले कितना कैश लेजर में पड़ा हुआ है और फर्स्ट मंथ का उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड मंथ में फिर पेमेंट करोगे रिमेनिंग। और जब आप 3B भरोगे तो आप उस कैश लेजर को यूज़ कर देना, बस इसमें ये कहा गया है। अब मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट करने का मतलब 3B को क्वार्टरली आपको भरना है, इस ऑप्शन को चूज़ करने का क्या तरीका बताया है गवर्नमेंट ने, अब ये देख लेते हैं।
Every registered person intend to furnish return on a quarterly basis under proviso this restriction condition and restriction notifying this regard indicate his preference for furnishing of return or quarterly. उसको अपनी preference बतानी है, ये सबके लिए नहीं है, और जिसके लिए भी है उसको भी चूज़ करना पड़ेगा कि उसे मंथली भरनी है क्वार्टरली. इलेक्ट्रॉनिकली ही चूज़ करना है उन्हें कॉमन पोर्टल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ of the preceding quarter till the last day of the month of the quarter for which the option is been exercised. मतलब कि मैं जैसे चूज़ करना है मुझे, मेरे पास, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर जुलाई में खड़ा हूँ, ठीक है. मैंने जुलाई की 20 पे जाके मैंने जून की रिटर्न भर दी. अब मेरा कब से पीरियड, अब मैं चूज़ कब से कर सकता हूँ, वो कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर. प्रीसीडिंग क्वार्टर मैं ये मान लेता हूँ, मतलब कि 1 अगस्त से, सेकेंड मंथ हो गया क्वार्टर का, जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगस्त से ऑफ द प्रीसीडिंग टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतलब 30 अक्टूबर तक. 1 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच में मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्वार्टरली रिटर्न लेनी है या नहीं. क्योंकि 1 अगस्त को जब मैं चूज़ कर लूँगा तो मेरी जुलाई से सितंबर की रिटर्न, जो जुलाई की रिटर्न जो मेरे को 20 अगस्त तक या 24 अगस्त तक जानी थी, वो मेरे को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो मैं सीधा फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में भरूँगा. तो आपको प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ की पहली डेट से नेक्स्ट क्वार्टर के पहले मंथ की लास्ट डेट तक ये चूज़ करना है कि आपको मंथली रिटर्न भरनी है या क्वार्टरली रिटर्न भरनी है पोर्टल पे जाके. प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज वंस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर फ्यूचर. मतलब एक बार आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो आपको क्वार्टरली रिटर्न ही भरनी पड़ेगी फ्यूचर टैक्स पीरियड में भी. अनलेस ये दोनों नहीं हो जाते तब तक आपको क्वार्टरली रिटर्न ही भरनी पड़ेगी. ये दो ऑप्शन क्या है कि आप इनएलिजिबल हो जाते हो क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए. मतलब कि जो उन्होंने कंडीशन बताई है क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए, वो आप कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. या फिर आप ऑप्ट आउट कर लेते हो खुद से, भाई मैं मंथली रिटर्न भरूंगा. तो इस केस में आपको मंथली रिटर्न आ जाएगी. अदरवाइज आपने एक बार क्वार्टरली रिटर्न चूज कर लिया तो आपको क्वार्टरली ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है. आगे चलते हैं. प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट आउट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली इन केस द लास्ट रिटर्न ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन हैज़ नॉट बीन फर्निश. मतलब अगर आपकी कोई प्रीवियस रिटर्न पेंडिंग है जो आपने नहीं भरी, तब तक आप ये क्वार्टरली रिटर्न भरने का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते. मतलब आपको पहले अपनी सारी रिटर्न भरनी है, ठीक है. नेक्स्ट में क्या, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर शैल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज. मतलब कि जिसने क्वार्टरली रिटर्न ले ली और उसकी रिटर्न और उसकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर चली गई, तो उसको 5 करोड़ से ऊपर जाते ही नेक्स्ट मंथ में उसे मंथली रिटर्न का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. तो इससे हमें यहाँ पे लिमिट पता चल जाती है कि लिमिट 5 करोड़ की है. 5 करोड़ तक के आपकी अगर सेल है या टर्नओवर जिसे हम कह सकते हैं जिसमें सेल सर्विस दोनों इंक्लूड हो जाता है, तो आप क्वार्टरली GSTR 3B भरने का ऑप्शन चूज कर सकते हो. और जैसे ही आपके 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपको पोर्टल पे जाके मंथली बेसिस आपको चूज करना पड़ेगा. तब आप इनएलिजिबल हो जाते हो. जो इसमें इन्होंने कहा ना, आप इनएलिजिबल हो जाते हो, तो ये अब आप इनएलिजिबल हो गए क्योंकि आपकी 5 करोड़ से ऊपर हो गई रिटर्न. ये नीचे इन्होंने कुछ नहीं कहा है. तो ये सारे चेंजेस इन्होंने इस नोटिफिकेशन में निकाले थे, जिसमें इन्होंने बताया कि कंपोजिशन डीलर की जो रिटर्न की डेट है क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर हो गई है, बट उसे टैक्स जो है क्वार्टरली ही पे करना है. GSTR 3B क्वार्टरली हो गया है, बट आपको उसमें भी टैक्स जो है मंथली ही पे करना पड़ेगा GSTR 3B में. और आपको IFF के थ्रू 50 लाख के तक के इनवॉइस अपलोड करने पड़ेंगे जो GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं उन लोगों के लिए. तो ये काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशंस थी और बहुत ही रेलेवेंट है, सबके लिए बहुत रेलेवेंट है. वेदर इट इज़ कंपोजिशन डीलर और वेदर इट इज़ जो GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं या फिर जो GSTR 3B मंथली भर रहे थे वो क्वार्टरली चूज़ करना चाहते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी नोटिफिकेशन.
तो हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं। 81 82 हो गई हमारी, आती है हम नेक्स्ट 83। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है? इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, ये ऊपर इन्होंने सेक्शन का रेफरेंस दे दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बस टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाइंग फॉर्म GSTR 1 और GSTR 3B फॉर सच टैक्स पीरियड टिल द 11th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, वही 10 से हमारे रिटर्न 11 कर दी है, वही ये बढ़ाया गया है बस, और कुछ नहीं कहा गया है। तो हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं, जो है नोटिफिकेशन नंबर 84। ये भी हमारी वो मंथली जो क्वार्टरली GSTR 3B की रिटर्न है उसी से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इन्होंने उस प्रोविजो का रेफरेंस दे दिया जिसमें वो कर सकते हैं क्वार्टरली। उन्होंने कहा कि हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ था, वो एवरी क्वार्टर रिटर्न भरने के लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और ये जो कब से अप्लाई है, जनवरी 2021 से आप चूज़ कर सकते हो। मतलब जनवरी 21 से अगर आप चूज़ करोगे तो फरवरी 21 से आप अप्रैल 20 तक चूज़ कर सकते हो कि आपको क्वार्टरली भरनी है या मंथली भरनी है। नहीं, अब जनवरी 2021 से आप भर रहे हो तो आप नवंबर से चूज़ कर सकते हो, फिर 31 जनवरी तक कि आपको मंथली भरनी है क्वार्टरली, बट आपको जो है टैक्स जो है वो मंथली ही पे करना है। हाँ जी। द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन शैल बी फर्निश, उससे पहले आपको प्रीसीडिंग मंथ की रिटर्न भरनी है, और आपको एक बार चूज़ कर लिया तो सिलेक्टेड फॉर फ्यूचर पीरियड में भी आपको क्वार्टरली ही रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, आप नॉट एलिजिबल नहीं हो फिर क्वार्टरली रिटर्न के लिए, फिर आपको वो मंथली ही रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करते हो तो क्या होगा? अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते हो कि मुझे मंथली भरने है क्वार्टरली भरने है तो क्या होगा? अब इसमें उन्होंने बताया कि डीम्ड मान लेंगे वो कुछ कि भाई आप ये मंथली भरोगे या क्वार्टरली। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है और GSTR 1 क्वार्टरली भरता है तो उसका डीम्ड ऑप्शन होगा कि वो क्वार्टरली ही भरेगा रिटर्न। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ लेकिन वो GSTR 1 जो है मंथली भरता है तो वो मंथली भरेगा रिटर्न। ये डीम्ड ऑप्शन ये खुद मान लेंगे, अदरवाइज आपको चूज़ करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़, जिसकी मोर देन 1.5 करोड़ है और अप टू 5 करोड़ है, वो अगर चूज़ नहीं करता तो उसका क्या डिफ़ॉल्ट माना जाएगा? क्वार्टरली, कि वो क्वार्टरली रिटर्न भरेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चूज़ करना ही करना है कि आपको क्या रिटर्न भरनी है। मंथली भरना चाहते हो या क्वार्टरली भरना चाहते हो। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन नंबर 85। अब इसमें बताया है कि आपको अगर आप GSTR 3B क्वार्टरली भरते हो तो आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि टैक्स तो आप वो गवर्नमेंट मंथली ही लेगी, तो आपको टैक्स की पेमेंट नोटिफिकेशन नंबर 85 में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि 35% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय द डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड क्वार्टरली। उसने कहा कि प्रीवियस क्वार्टर में आपने जितनी भी लाइबिलिटी कैश लेजर से पे करी है ना, उसका 35% आपको फर्स्ट मंथ में पे करना है। चाहे आप मिडिल क्वार्टरली भरो अब, बट उस पिछले क्वार्टर में आपने जितनी लाइबिलिटी पे करी है उसका 35% आप ये वो केस है। अगर आप मंथली भर रहे हो तो टैक्स लाइबिलिटी जितना भी आपका बनता है उतना ही आपको भरना पड़ेगा। टैक्स पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रिटर्न ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश मंथली। जितना भी आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है, द टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न
फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न इज फर्निश मंथली। अगर आप मंथली रिटर्न भर रहे थे तो आपकी लास्ट मंथ में जितनी भी आपने लाइबिलिटी पे करी है उतनी आपको लाइबिलिटी पे करनी है। अगर आप क्वार्टरली पे कर रहे थे तो आपको 35% करना है। ठीक है, समझ गए। Provided that no such amount may be required to be deposited for the first month of the quarter where the balance in the electronic cash ledger or electronic ledger is adequate for the tax liability for the said month। अगर आपका पहले से आपके कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस पड़ा है तो आपको कुछ पे नहीं करना है। फॉर द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश एडिक्वेट क्यूमुलेटिव। अगर आपका सेकंड मंथ में भी इतना कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर में फंड पड़ा है तब आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आपका नहीं है तो आपको 35% ऑफ द लास्ट क्वार्टर वो मंथली पे करना है या फिर आपने जितना लास्ट मंथ में पे किया अगर आप मंथली रिटर्न भरने थे तो वो पे करना है। समझ गए। हम यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे अप्रैल से जून में क्वार्टरली रिटर्न भर रहा हूँ तो मैंने अप्रैल से जून की क्वार्टरली रिटर्न भरी जुलाई में। अब जुलाई की जो मैं पेमेंट करूँगा जुलाई के मंथ की, अप्रैल से मंथ की तो मैंने रिटर्न भर दी। अब जुलाई के मंथ की मैं नेक्स्ट मंथ में जैसे ही अगस्त में पेमेंट करूँगा कितनी पे करूँगा, मैं देखूँगा अप्रैल और जुलाई में मैंने कितनी कैश पे किया है उसका 35% मैं अगस्त में पे करूँगा। फिर 35% मैं सितंबर में पे करूँगा अगस्त की लायबिलिटी का, और अक्टूबर में जब मैं क्वार्टरली रिटर्न भरूँगा तो रिमेनिंग बैलेंस पे करूँगा। अगर मैं मंथली भर रहा हूँ रिटर्न, अप्रैल से जून में मैंने तीनों मंथ मंथली रिटर्न भरी है तो जून की रिटर्न का मैंने जुलाई में जितनी भी पेमेंट करी होगी तो सेम पेमेंट मैं अगस्त में कर दूंगा कि जुलाई की पेमेंट समझ के, और सेम ही पेमेंट मैं सितंबर में करूंगा अगस्त की टैक्स लायबिलिटी समझ के, और अक्टूबर में जाके अगर मेरा बैलेंस कुछ बचता होगा तो वही पे कर दूंगा। अगर एक्सेस होगा तो वो मेरे कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में दिख जाएगा। अगर कब मेरे को पे नहीं करना, अगर मेरे पास इन मंथ की जब मैं रिटर्न भर रहा हूँ जुलाई की भर रहा हूँ या अगस्त की भर रहा हूँ, अगर मैं देखूंगा मेरे पास कैश लेजर में या फिर क्रेडिट लेजर में उतना फंड पड़ा है 35% या फिर जितना मैंने पे करना था उतना, ये जो इस मंथ में जब मैं यहाँ पे कर रहे हैं, अगर उतना बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मुझे कुछ नहीं पे करना, अदरवाइज मेरे को टैक्स मंथली ही पे करना है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे जाते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 86। अब छोटे छोटे नोटिफिकेशंस हैं ये, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा गया, ये तो बकवास है। नोटिफिकेशन नंबर 87, इसमें इन्होंने टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी है फॉर्म GST ITC 04 की, जो वर्कर को भरनी होती है, तो जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के रिटर्न उन्होंने 30 नवंबर तक की कर दी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 88, नोटिफिकेशन नंबर 88 में कहा गया है कि जो इनवॉइस जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होने वाले इनवॉइस आ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ से ऊपर जिनकी रिटर्न है सिर्फ उन्हीं को, ऊपर जिनकी टर्नओवर है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है सिर्फ उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। बट अब उन्होंने 100 करोड़ की जगह वो 500 करोड़ कर दिया है। जिनकी 500 करोड़ रुपीज़ से टर्नओवर ज़्यादा है उन्हीं को ही इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करने हैं, जो रजिस्टर पर्सन को वो देंगे, अदरवाइज और किसी पर्सन को नहीं करने। मतलब 500 करोड़ से जिनकी टर्नओवर कम है उनको इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी नोटिफिकेशन आई थी नवंबर के मंथ में, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट है हर पर्सन के लिए, क्योंकि मंथली क्वार्टरली GST और 3B के बारे में बताया गया है, और GSTR 1 जो क्वार्टरली भर रहे हैं उनको इनवॉइस अपलोड करने हैं उसके लिए बारे में बताया गया है। कंपोजिशन डीलर की रिटर्न क्वार्टरली से एनुअल हो गई है वो बताया गया है। आपको अगर क्वार्टरली GSTR 3 लिखते हो उसकी पेमेंट कैसे करोगे, कितनी करोगे, वो सब चेंजेस इसमें बताए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थी। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। लाइक करना मेरी इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको पता चल जाए कि क्या क्या अपडेट्स GST में आए हैं जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल होने वाले हैं। ऐसा ना हो किसी को ना पता हो और उस पर पेनल्टी लग जाए।
तो ठीक है, आज को वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।